तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने सिलेबस को लेकर डिस्कशन को लेकर एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने जीएस वन का जो पेपर है ना, जो मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं जीएस के, उसमें से जीएस वन को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था ना। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो एक बार आप जाएं प्लेलिस्ट में और सिलेबस एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आप जाकर उस वीडियो को देखें। देखिए, सिलेबस डिस्कशन का मतलब पता है क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। सिलेबस लिखा हुआ है, अगर मैं आपको इन बिन जो लिखा हुआ है वही आपको पढ़ के बता दूं ना, उसका कोई मतलब है नहीं, है ना। आप भी पढ़ सकते हैं, वो पीडीएफ में आपको मिल भी जाता है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, सब कुछ है वो चीजें। सिलेबस डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आप इस चीज को लेकर निश्चिंत हो जाएं कि इस पेपर में पढ़ने का हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें तैयारी करनी है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किन चीजों पे फोकस करते हुए हमें इस पेपर की इतनी बेहतरीन रणनीति बनानी है कि मैक्सिमम हम इसमें स्कोर कर पाए। देखिए, होता क्या है, एक चीज और आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जीएस के जो 4 पेपर है ना, इसको लेकर एक कहीं ना कहीं पर अंतर्द्वंद इस बात को लेकर भी हमेशा बना रहता है कि इसमें मार्क्स इतने नहीं मिलते हैं। जो 4 पेपर है जीएस के, ऑप्शनल की बात होती है, अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं, है ना, 300 350 तक भी लोग जाते हैं उसमें। एसए का जो पेपर है उसमें 160 से 170 तक भी मार्क्स मिलते हैं। बट जीएस के जो पेपर है उसमें एथिक्स अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी 3 पेपर में बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर नहीं मिलता है ना। ये हम लोगों ने देखा है, लगातार टॉपर्स के मार्क्स हम लोगों ने देखे हैं मैक्सिमम 3 पेपर में, जबकि 750 नंबर के 3 पेपर होते हैं, लेकिन स्कोर ले जाके जाके 300 या 310-20 के आसपास रुकता है। इन 3 पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, जीएस वन, टू और थ्री। तो इसमें इशू क्या है, क्यों नहीं मार्क्स मिलते हैं? देखिए, ये तो यूपीएससी के लेवल पर बहुत सारी चीजें होंगी, इसको हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक चीज मैं ये कहता हूं कि ज्यादातर देखा गया है कि जीएस पेपर टू और जीएस पेपर थ्री में मार्क्स जो है वो ज्यादातर कम आते हैं। इसकी रेंज जो है 90 से 100 के बीच में रहती है, कई बार थोड़ा सा 105 110 तक भी चले जाते हैं। बट बहुत ही ज्यादा अच्छा करने पर इस पेपर में मार्क्स मिलते हैं। तो बच्चों का ये ध्यान में रहता है कि इस पेपर को, इन 3 पेपरों को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि पता है एवरेज मार्क्स मिलने हैं सबको, हमें ज्यादा फोकस बाकी पेपर्स पे करना है। वो रणनीति ठीक भी है, उस रणनीति में कुछ भी गलत नहीं है। बट एक चीज माइनर सी मैं यहाँ पर आपको ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप इन 3 पेपर को इग्नोर करेंगे ना, जीएस वन, टू और थ्री को, तो आप एवरेज भी नहीं ले पाएंगे। जो एवरेज स्कोर आ रहा है ना, मान लीजिए तीनों पेपर को मिला के 300 स्कोर एवरेज है, तो आप उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें अगर 100 नंबर का मार्क्स मिल रहा है, वो तब मिल रहा है जब बहुत अच्छा आप कर रहे हो, है ना। अगर इसमें आप लोगों को लॉस होता है, आप 60 के आसपास, 70 के आसपास पहुंच रहे हैं ना, तो हर पेपर में आपको 20 से 30 नंबर का नुकसान होगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि किसी भी पेपर को हमें यूपीएससी में इग्नोर नहीं करना है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से इस पर काम करेंगे। और किसी भी पेपर की रणनीति ये होती है कि उसका जो सिलेबस है ना, उसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लो। फिर ये ध्यान दो कि पिछले 5 से 7 सालों में यूपीएससी का मेन फोकस इस पेपर पे किन एरियाज पे है ना, ये ज्यादा ध्यान होना चाहिए। बार बार मैं स्पेसिफिकेशन की बात इसलिए करता हूं, कल भी एक वीडियो मैंने इसको लेकर बनाई थी। देखिए, स्पेसिफिक नहीं होंगे ना अपनी तैयारी में, तो अल्टीमेटली नुकसान होगा। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह से एक नहर है ना, जब तक पानी उसके अंदर उन नहर की सीमा के अंदर रहता है ना, नहर या नदी हो, तब तक हम उसको नहर या नदी बोलते हैं और बहुत पवित्र मानते हैं। लेकिन जैसे ही पानी उस नहर की सीमा को क्रॉस करता है, नदी से बाहर आने लगता है, तो हम बोलते हैं कि बाढ़ आ गई, मतलब फ्लड आ गया। बिहार की जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि क्योंकि उसमें बार बार बाढ़ आती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी तैयारी को इसी नहर या नदी की सीमाओं की तरह रखना है, इसलिए स्पेसिफिक होना है। और स्पेसिफिक होने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एक सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना, दूसरा प्रीवियस ईयर पर यूपीएससी का जो भी फोकस रहा है उस पर ध्यान देना है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, बहुत ध्यान से समझिए चीजों को। देखिए, जो जीएस पेपर टू है ना, बेसिकली इस पेपर में 4 मोटी मोटी चीजें हैं। पहली चीज आप समझेंगे, संविधान। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है इसमें, आप ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझिए चीजों को, आप भूलेंगे भी नहीं, सिलेबस भी नहीं भूलेंगे, और आपको ये भी रहेगा ध्यान में कि कहां से कहां तक हमें जाना है। सबसे पहले आप देखिए कि अगर संविधान है तो उसमें पहली चीज क्या होती है, किसी भी टॉपिक की पहली चीज क्या होती है, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना।
सबसे ज्यादा जरूरी देखिए, कोई भी चीज है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट है, उत्पत्ति होगी एकदम से तो उस फॉर्म में नहीं आएगा ना, उसके पीछे कुछ होगा, कुछ बैकग्राउंड उसका जरूर रहा होगा। उसी तरह से भारत का जो संविधान बना गया है ना, आपको पता है 1950 26 जनवरी 1950 से देश में संविधान लागू हुआ। बट इसका इसको लिखने की प्रक्रिया तो पहले ही चल चुकी थी। और उससे भी पहले भारत में कहीं ना कहीं पर राज्य के तहत, क्योंकि 200 साल तक ब्रिटिश ने शासन किया, तो उससे पहले कई एक्ट लाए गए, है ना, कई एक्ट लाए गए। उन एक्टों के माध्यम से धीरे धीरे इस संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार हुई। सबसे पहले फोकस इस चीज पर रहना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पता है क्यों? क्योंकि 1935 का जो एक्ट है वो बेसिकली इसकी सबसे ज्यादा जो भाग है भारतीय संविधान में, वो 1935 का जो अधिनियम है उसको आधार मानकर तैयार किया गया है। उस पर यूपीएससी ने सीधे कई बार सवाल पूछा है, जीएस पेपर 2 में, है ना, प्री में भी बहुत बार सवाल आते हैं। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है उसमें बहुत सारे जो एक्ट है ना, जैसे 1857 का अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1813 का अधिनियम जो है, इवन उसके पहले के अधिनियम भी अगर आप देखेंगे, 1773 का अधिनियम पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना। इस तरह से सीक्वेंस पे आपको सब एक्ट देखने हैं। 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, फिर 1935 का अधिनियम है। ये अधिनियम आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे, कहीं ना कहीं पर सवाल इन अधिनियम को लेकर भी पूछा जा सकता है, किसी एक स्पेसिफिक अधिनियम को लेकर। जैसे मैंने बोला 1935 को लेकर सवाल पूछ ले, 1909 को लेकर सवाल पूछ ले, है ना। तो उस अकॉर्डिंग भी और कंप्लीट ओरिजिन को लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे तरीके से आप अपने शब्दों में बताएं। तो उसको लेकर भी आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी, है ना। ये सिलेबस का पहला पॉइंट है। दूसरी चीज, मैं इसलिए थोड़ा गहराई में जाने से बच रहा हूं क्योंकि हमें सिलेबस के आसपास रहना है और सिलेबस को समझना है। टॉपिक के अंदर हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, है ना। पहली चीज हो गई संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। दूसरी चीज, संविधान की विशेषताएं, है ना। संविधान एक बहुत बड़ी बुक है और उसके अंदर किसी भी चीज की, किसी संविधान की ना कुछ एक विशेषताएं होती है ना। जैसे वो संविधान लिखित है या अलिखित है, उस संविधान को कितने समय में प्रिपेयर किया गया है, क्या वो जटिला है, कठोर है, कुछ कुछ तो उसकी फीचर्स होंगे ना, कुछ ऐसी खूबियां होंगी जो उस संविधान में बाकी संविधान से अलग होंगी, है ना। तो उस संविधान की विशेषताओं को लेकर हमें अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा क्या यहाँ पर हम लोग देखेंगे, संविधान में कौन से संशोधन हुए हैं, ठीक है, कौन से संशोधन हुए। संविधान देखिए एक एक फॉर्म में तो रहेगा नहीं। अब 75 ईयर्स हो चुके हैं देश में, लगभग 400 प्लस के आसपास संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इन संशोधनों पर भी एक नजर रखनी है। कई कई संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि 103वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 102वां संविधान संशोधन ओबीसी को लेकर है, 103वां जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर है, 104 एससी एसटी का जो आरक्षण बढ़ाया गया उसको लेकर है। इस तरह के संशोधन, जीएसटी का जो संशोधन हुआ, कई बार सीधे सवाल बने हैं ना इन पर, तो संशोधन को लेकर तीसरा पॉइंट संविधान में हम संशोधन देखेंगे। उसके बाद आप एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संविधान की, आधारभूत संरचना, ठीक है, आधारभूत संरचना, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी है क्योंकि इसको लेकर विधायिका, जो भारत की संसद है, और न्यायपालिका के बीच में एक लंबी तकरार चली, है ना। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया केशवानंद भारती केस में। इसके क्या फीचर्स हैं, कौन सी संविधान की आधारभूत संरचनाएं हैं? जैसे विधि का शासन है, आधारभूत संरचना है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, आधारभूत संरचना है ना, संघीय संरचना जो है वो आधारभूत संरचना है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संविधान के बेसिक फीचर्स हैं। इसको चेंज नहीं कर सकती संसद, चाहे कितनी भी संसद की असीम शक्तियां हैं संविधान को पूरी तरह से बदलने की, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकती। अगर आप देखेंगे ना तो संविधान में आपको ले लेकर ये चीजें मिलेंगी। लेकिन संविधान, क्योंकि सिलेबस में आगे का हिस्सा दिया हुआ है, अभी इसके बीच में सिलेबस में कुछ और है, लेकिन मैं संविधान की बात कर रहा हूं तो सभी चीजें हम यहाँ पर ही ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे संविधान में, इसी के साथ और देखेंगे तो संविधान में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, ठीक है, उनकी शक्तियां भी क्या है। कुछ संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं, जैसे राष्ट्रपति को लेकर हो गई, है ना, संविधान के तहत ही ये नियुक्ति है ना। जैसे निर्वाचन आयुक्त को लेकर नियुक्तियां हो गई, या कैग जो है उसको लेकर नियुक्तियां हो गई। ये जो नियुक्तियां हैं ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत होती हैं। संविधान से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको ध्यान पे रखना है। और इन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कैग हो, चुनाव आयोग है, इनकी क्या शक्तियां हैं, इनको किस हद तक पावर दी गई है, इनसे जुड़े सवाल भी यूपीएससी में बनते हैं, है ना। तो संविधान के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये नियुक्तियां, इसके अलावा भी एक टॉपिक और आप यहां पर देखेंगे संविधान को लेकर, संवैधानिक जो निकाय हैं,
ठीक है, संवैधानिक निकाय। अच्छा, इसी से जुड़े दो चीजें और भी हैं, जैसे विधिक निकाय जो है ना, मैं उसका डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ। विधिक निकाय, स्टेचुरी बॉडी बोलते हैं उसको, और साथ में अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है, ठीक है, इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ना, क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होती हैं। अभी 2 साल पहले ही मुझे लगता है 2018 में शायद क्वेश्चन पूछा गया है इसको लेकर। तो देखिए, अब आप ध्यान से सुनिए, संवैधानिक निकाय वो हैं जिनकी उत्पत्ति जो है वो संविधान के तहत हुई है ना। आप पूछेंगे कौन से एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखेंगे, जैसे निर्वाचन आयोग है, संविधान से इसकी उत्पत्ति होती है। जैसे वित्त आयोग है, अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस कमीशन जो है, अनुच्छेद 280 के तहत उसका जिक्र होता है। तो जिसका संविधान में जिक्र है ना, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है, तो आप देखेंगे वो संवैधानिक निकाय है। यहाँ पर विधिक निकाय की अगर मैं बात करूं, स्टेचुरी बॉडीज कौन सी होती हैं, वो बॉडीज जो कहीं ना कहीं पर किसी अधिनियम के तहत निर्मित की गई है, संसद का किसी अधिनियम के तहत जिनका निर्माण हुआ है, उसको लेकर बोलेंगे स्टेचुरी बॉडी। और अर्धनिकायिक निकाय वो होते हैं, जब आप देखेंगे, देखिए, जो कंप्लीट तौर पर न्यायिक निकाय नहीं है, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है ना, वो कंप्लीट न्यायिक निकाय नहीं है, मतलब कंप्लीट न्यायिक निकाय है। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे, कुछ ट्रिब्यूनल्स होते हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अर्ध न्यायिक तौर पर कार्य करती हैं। तो ऐसी कुछ अर्ध न्यायिक, जैसे इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है, वो आपको अर्ध न्यायिक न्यायालय के रूप में दिखेगा। ठीक है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वो आपको दिखेगा, क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में। तो ये जो संस्थाएं हैं, इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो संविधान के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसके आसपास संविधान का जो क्वेश्चन है वो घूम रहे हैं, इसको लेकर आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहला बेस में रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, जो मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दे के चीजें बताई हैं कि क्या उसका लिखित है, जटिल है, क्या उसका स्वरूप है, ठीक है, उसके अंदर कौन से संशोधन हुए, उसके लेकर बात होनी चाहिए, उसकी आधारभूत संरचना क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और उसके तहत कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों में जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं उनकी पावर्स क्या हैं, फिर संवैधानिक निकाय कौन से हैं, विधिक निकाय कौन से हैं, अर्ध न्यायिक निकाय कौन से हैं, रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी हैं, इनके बारे में पावर्स पता होने चाहिए हमें, है ना। अगर विधिक निकायों की आप लोग बात करेंगे तो बहुत सारे, जैसे सेबी है, ठीक है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है, अधिनियम के तहत निर्मित किया गया है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, ये 1993 के अधिनियम के तहत बनाया गया। तो इस तरह के निकाय जो अधिनियम के तहत बनाया गया ना, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, ये भी तो अधिनियम से निर्मित किया गया ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है, ये भी किसी अधिनियम के तहत निर्मित किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो कौन से कोई जो लॉ के तहत निर्मित किया गया है, वो विधिक निकाय है। अब इनको लेकर यूपीएससी बहुत ज्यादा ध्यान देता है, इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल पूछ सकता है, या फिर किसी एक स्पेसिफिक, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसको लेकर सीधे सवाल पहले बने भी हैं और उसको लेकर पूछ भी सकता है। जैसे सवाल ये था कि कई बार ये लगता है कि वो दंत विहीन है, एक आयोग है जिसके पास पावर्स तो हैं बट वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वो सरकार को सिर्फ सिफारिश कर सकता है ना, उसके पास पावर ही नहीं है। किसी चीज को लेकर कोई पनिशमेंट दे सकता है क्या, कोई नहीं दे सकता वो। तो उसके पास एक लिमिटेशन पावर है, वो सरकार को सिर्फ और सिर्फ सिफारिश कर सकता है। सरकार पर, ये सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उन सिफारिशों को माने या ना माने। पहला सेगमेंट हम लोगों ने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है, समझ लिया है। ठीक है, इसको लेकर आप लोगों को भारतीय संविधान को इस नजरिए से पढ़ना है और इस पर यूपीएससी का फोकस रहता है ज्यादातर। मैं अगर आपको ये बात बोलूं तो यूपीएससी इसमें इन्हीं, जैसे पृष्ठभूमि है, ये सबसे ज्यादा पहला सवाल तो इसी के आसपास घूमता नजर आता है हर बार को यूपीएससी मेंस में। ठीक है, दूसरा सेगमेंट अगर मैं आपको बोलूं तो अब आप देखेंगे तो इसमें राजनीति है, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी स्पेसिफिकली। ठीक है, अब देखिए संविधान हो चुका है, अब राजनीति की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, संविधान के अंदर ही कुछ चीजें होंगी ना, किसी देश की राजनीति कैसे चलेगी। अभी किसी देश में राजनीतिक व्यवस्था है, वो कैसे, जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है संविधानवाद का, है ना। किसी एक देश में, किसी लोकतांत्रिक देश में सरकार की शक्तियों की क्या सीमा होगी, उसको सीमित करना, है ना, संविधान के दायरे के तहत चीजें होंगी। यहाँ पर आप समझेंगे किसी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, क्या वो संविधान के दायरे से बाहर होगी, क्या नहीं होगी ना। संविधान में कुछ एक एक खाका खींचा क्या होगा, उसी के अनुरूप तो राजनीतिक व्यवस्था होगी। जैसे हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर कुछ कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं ना उन चीजों को लेकर, तो उसी के अनुरूप ही राजनीतिक व्यवस्था चलती है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पहला टॉपिक आपको मिलेगा इसमें संघवाद। ये यूपीएससी का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। अब संघवाद कैसे, एक होता है संघवाद, एक होता है प्रतिस्पर्धी संघवाद, कॉम्पिटिटिव जो है आपका फेडरलिज्म।
एक तीसरा कॉन्सेप्ट जो यूपीएससी का फेवरेट है, सहकारी संघवाद, है ना। तीनों में आप चाहो तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। एक है आपका नॉर्मल संघवाद जो हम बात कर रहे हैं, एक प्रतिस्पर्धी है, ठीक है, एक है सहकारी, ठीक है। अब प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है कि दोनों स्टेट आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं या केंद्र और राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना, प्रतिस्पर्धी जो संघवाद होता है उसमें ये होता है कि अपने हित पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप समझ गए, ध्यान से समझना, यूपीएससी क्यों सहकारी संघवाद पे फोकस करता है, इसको समझ लो थोड़ा यहीं पे। देखिए, प्रतिस्पर्धी संघवाद में जैसे मान लीजिए वो दो स्टेट के बीच में चल रहा है, तो दूसरी स्टेट चाहेगी, एक स्टेट चाहेगी मैं ज्यादा अच्छा करूं, दूसरे के परफॉर्मेंस बेकार रहे, है ना। तो दूसरे के हितों को दबाकर वो अपने हितों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। लेकिन अगर ऐसे ही केंद्र और राज्य के बीच में भी हो सकता है कि केंद्र चाहे कि सभी राज्य गवर्नमेंट जो है, राज्य स्टेट जो है वो दबे रहें और हम ज्यादा तेजी से ग्रो करें, है ना। लेकिन सहकारी संघवाद में पता है क्या होता है, इसमें हेल्दी कंपटीशन होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों ही आपस में मिलकर फिर आगे बढ़े। इससे क्या होगा ना, किसी एक के हितों को नकार कर अपना हित को नहीं देखा जाएगा, है ना। ये होना भी चाहिए। अगर मैं आपको यूपीएससी की तैयारी में भी बात करूं ना, तो फ्रेंड सर्कल इसी तरह का होना चाहिए। अगर आपका फ्रेंड ये सोच रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ आगे चले जाना है, या आप खुद ये सोच रहे हैं कि मुझे उसको नहीं बताना है और खुद आगे बढ़ना, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। लाइफ के लिए भी ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है सहकारी संघवाद का। इसको लेकर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में कई बार सवाल पूछा है। आप जाके प्रीवियस ईयर उठा के देख लेंगे तो यूपीए, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल पता है क्या है, नीति आयोग, है ना। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, तो उसको इसको बनाया क्यों गया नीति आयोग को, इसी कॉन्सेप्ट का आधार लेके कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए देश सरकार जो है वो नीति आयोग को लेकर आई। अब उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, किसी दिन और बात करेंगे। दूसरा और क्या हो सकता है संघवाद में, राजनीतिक व्यवस्था में और चीजें क्या है, जैसे ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, भारतीय संसद, ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं यहां पर दूसरा लिख दूं, ठीक है, तो राज्य विधायिका। अब देखिए, भारतीय संसद और राज्य विधायिका, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं इन बिन आपको सिलेबस नहीं बताऊंगा, वो आप पीडीएफ में देख लीजिए और यहां से चेक करिए कि किस तरह से उसको पढ़ना है। सिलेबस मैंने टॉपिक डाला है, सिलेबस का गंभीर विश्लेषण, ये नहीं कि सिलेबस पढ़ के आपको बता रहा हूँ। पाठ्यक्रम क्या है वो आप खुद भी देख सकते हैं यूट्यूब पे या कहीं पर भी, मुझे उससे उससे बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है। मेन होता है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, ये चीज जरूरी है, ध्यान से समझिए। देखिए, भारतीय संसद है, राज्य विधायिका है ना। इन दोनों, एक एक स्तर है केंद्र के स्तर पर, एक आपको राज्यों के स्तर पर दिखती है ना। इन दोनों की क्या पावर्स है ना, क्या शक्तियां हैं, इनकी शक्तियों की सीमा क्या है, कौन कौन से ये स्टेप उठा सकती हैं, किस तरह से इनके अंदर कौन सी नियुक्तियां हैं, उनको लेकर कौन कौन से पद हैं, उन पद पर जो बैठे हुए लोग हैं, जैसे राज्यपाल है, या फिर उसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो अध्यक्ष हैं उनके पद हैं, उनकी पावर्स हैं, उसको लेकर इसके बारे में कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो संसद जो है, अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो टॉपिक निकल रहे हैं ना, ये सीधे सीधे टॉपिक यूपीएससी के मेंस में छपे हैं पहले। यूपीएससी मेंस में लगातार इन पर सवाल पूछा गया है, तो ध्यान से समझिए इसको। पहला संघवाद, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे जीएसटी का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, सहकारी संघवाद को लेकर नीति आयोग का एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर बहुत बेहतरीन आप चीजें बता सकते हो कि अगर यूपीएससी पूछे प्रतिस्पर्धी संघवाद पर ना, फिर भी जो कंक्लूड करना है वो सहकारी संघवाद से करना है ना। संघवाद तो आप समझ रहे हैं ना कि संघ क्या होता है। बेसिकली जनरली आप देखेंगे कि सरकार की शक्तियां जो है ना, वो दो या अधिक स्तरों में विभाजित होती है ना। इसी को संघवाद कहते हैं, कोई ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे भारत में 3 स्तर है ना, अब संघवाद के अंदर ही आप ध्यान से समझेंगे कि इसमें 3 स्तर है। जैसे एक तो हो गया केंद्र, एक है राज्य, एक है स्थानीय, ठीक है। इन तीनों के तहत आपको देखना है कि शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया गया है। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर कुछ कुछ शक्तियों का विभाजन किया गया है ना। जैसे क्या है, केंद्र ने मुख्यतः राज्य को कुछ शक्तियां दी, अब राज्य ने आगे कुछ शक्तियां किसको दे दी हैं, स्थानीय स्तर पर। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया, स्थानीय जो शासन है। तो ये इन तीनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, इसको ध्यान से समझना है। अब मैंने आपको दूसरा टॉपिक बताया भारतीय संसद को लेकर। अब देखिए, संसद को लेकर सवाल कई तरीके से बन जाता है ना। संसद के अंदर आपको पता है ना कौन कौन सी चीजें आती हैं। अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं तो क्या भारतीय संसद में राष्ट्रपति शामिल है या नहीं,
या सिर्फ लोकसभा राज्यसभा शामिल है? आप आंसर देंगे आगे से कि नहीं सर, राष्ट्रपति भी शामिल है। तो सवाल ये बनता है कि क्यों राष्ट्रपति शामिल है? क्योंकि संसद द्वारा पारित जो अधिनियम होता है, तब तक संसद द्वारा कानून जो कहीं ना कहीं पर जो भी एक लॉ निर्माण होता है ना, कहीं ना कहीं पर वो अधिनियम तब बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे, है ना। तो राष्ट्रपति चाहे किसी दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है, फिर भी वो संसद का पार्ट है ना। तो संसद इन तीनों से मिलकर बनती है। तो भारतीय संसद से जुड़े सवाल यूपीएससी लगातार पूछता है। तीसरा, राज्य विधायिका को भी आपको फोकस करना है, राज्यपाल, उसकी पावर, उसका विवेक क्या है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को आप देखिए ना, मैंने दोनों लिख दिए, पता है, इसको कंपेयर करके पढ़े। राष्ट्रपति पढ़े तो साथ में राज्यपाल पढ़ लें, प्रधानमंत्री पढ़े तो मुख्यमंत्री पढ़ लें, अगर कैबिनेट सचिव पढ़ रहे हैं तो राज्य सचिव को देख लें। इस तरह से अगर आप चीजें पढ़ेंगे ना, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। कंपेयर करके टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो याद भी रहते हैं। अगर मैं किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछूंगा ना कि पेपर 2 का सिलेबस बताओ, आप नहीं बता पाएंगे। बट इस तरह से अगर आप करेंगे, इस तरह से समझ समझ के करेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। यहीं से अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कार्यपालिका, और यहीं पर आप इसके आगे जोड़ लें न्यायपालिका। ठीक है, ये यूपीएससी राजनीति के अंदर आपको चीजें मिलेंगी। एक दो टॉपिक और भी हैं, जैसे आप देखेंगे तो आरपी एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है, उसको लेकर सीधा लिख रखा है सिलेबस में। तो इसकी विशेषताएं, इसके प्रमुख प्रोविजन, इसको लेकर पढ़ना है। प्रीलिम्स में तो यूपीएससी हर बार पूछ रहा है। प्री के पेपर में यूपीएससी प्री में 2021 में भी सवाल था, 2022 में भी सवाल था इसको लेकर। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इससे पहले हम लोगों ने ये दो टॉपिक लिखे, एक कार्यपालिका लिखी, एक न्यायपालिका लिखी। कार्यपालिका के अंदर तो आपको पता है ना कि राष्ट्रपति और इससे जुड़ी जो मंत्री परिषद है, ये सब उपराष्ट्रपति, ये सब शामिल होते हैं इसमें, है ना। इवन जो है आपका महाधिवक्ता है, वो भी इसका पार्ट होता है। तो आपको कार्यपालिका को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि उसके अंदर अगर मान लीजिए राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा फोकस्ड एरिया है भारत का राष्ट्रपति, उसकी विधायी शक्तियां क्या है, उसकी न्यायिक शक्तियां क्या है, उसको लेकर बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। जिस तरह से मैंने बोला ना कि संघवाद है, उसी तरह से न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आपको मिलेगा, है ना। तो न्यायपालिका में वैसे नीचे हाईकोर्ट भी आप देखेंगे, अधीन न्यायपालिका भी देखेंगे, बट मैं क्यों कह रहा हूँ फोकस, क्योंकि यूपीएससी का जो मेंस का पेपर है ना, यूपीएससी उनपे हाईकोर्ट या नीचे पर कम ही फोकस करती है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीजों पे। जैसे यूपीएससी ने ये बोला था, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। 2022 का मेंस का जो पेपर है, उसमें सबसे पहला सवाल सेकंड पेपर में क्या पूछा गया कि भारतीय न्यायपालिका को अगर हम देखते हैं तो उच्चतम जो न्यायपालिका है, उसके स्तर पर अगर हम चीजें देखें ना, तो उसने एक समय पर पर्यावरणीय संविधानवाद को धीरे धीरे स्तर पर अपने निर्णयों के माध्यम से लागू किया है ना। ये संविधान, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। इससे पहले से सवाल क्या पूछे गए हैं, जैसे न्यायिक सक्रियता को लेकर यूपीएससी बड़ा चिंतित रहता है। और न्यायिक सक्रियता क्या है, जब जुडिशरी, देखिए देखिए, एक तो मैंने आपको बताया है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर शक्तियों का जो विभाजन है ना, जैसे केंद्र और राज्य के स्तर पर शक्तियां हैं, राज्य ने अपनी तरफ से शक्तियां जो है वो स्थानीय को दी हैं। लेकिन एक शक्ति का पृथक्करण और 3 स्तरों पर भी आता है, ये भी इसी पॉलिटी का हिस्सा भी है। अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन है, कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में भारतीय संविधान ने शक्तियों का विभाजन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है शक्तियों का विभाजन, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो इन तीन कहीं ना कहीं पर निकायों के तहत किया गया। तो अगर न्यायपालिका जब अपना दायरा छोड़कर विधायिका के दायरे में या कार्यपालिका के दायरे में घुसने लगती है ना, उसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है एक टाइम पे, है ना। तो न्यायपालिका जब अपना दायरा छोड़कर विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में दखलंदाजी करने लगती है, तो इससे चिंतित कौन हो जाता है, यूपीएससी। ये बात चीज नहीं है, ये सही चीज नहीं है। आप इस पर क्वेश्चन हम देंगे तो बच्चे इसका आंसर देंगे, और आपसे जानना भी चाहते हैं कि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। तो अगर आप देखिए तो न्यायपालिका यूपीएससी का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है हर बार के लिए, और हर बार मेंस में क्वेश्चन है न्यायपालिका को लेकर। न्यायपालिका से तो जुड़ जाता है जो हम लोगों ने पहले बात की कि वो जो आधारभूत संरचना कॉन्सेप्ट दिया ना, संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी तो न्यायपालिका ही ने निकाला ना कॉन्सेप्ट, वो किसी और का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है।
तो उसको लेकर भी हमें क्वेश्चन देखा था। न्यायपालिका कार्यपालिका को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और साथ में आरपीए एक्ट जो है इस पर बात करेंगे, इसकी विशेषताएं आप लोग देखेंगे, जो भी प्रोविजन है इसको, इस एक्ट को ना अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये प्री में भी बहुत महत्वपूर्ण है और मेंस में है। कहीं ना कहीं पर इसके जो प्रावधान है ना, यूपीएससी का जो पेपर है उसमें सेकंड पेपर में कहीं ना कहीं पर कोट कर सकते हैं आप। जब आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे ना, राजनेताओं को लेकर भ्रष्टाचार जब चीजें लिखेंगे तब उसके बारे में इसका जिक्र है ना, किस तरह से राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है उससे जुड़े हुए प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं। आपको पता है ना कि अभी जो हालिया लोकसभा है उसमें लगभग 46% से ज्यादा लोग जो हैं, जो एमएलए एमपी जो हैं, वो आपको दिखेंगे कौन अपराधी है ना, उनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है, तो वो राजनीतिक अपराधीकरण नहीं है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट हमेशा से चिंतित है। ऐसी स्थिति में ये आरबीआई एक्ट के जो प्रावधान है वो ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं, इनमें उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये सेकंड पोर्शन भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। तीसरा सेगमेंट क्या है इसमें पेपर 2 में, ध्यान से समझ लीजिएगा इन चीजों को, और इसी दायरे में रहेंगे तब भी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। स्पेसिफिक कर लो अपने आप को कुछ चीजों को लेकर, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी आपको, आप लोगों को आगे चल के, ठीक है। तीसरा टॉपिक यहां पर अगर हम देखें, सामाजिक न्याय। अच्छा ठीक है, तो एक टॉपिक और थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं आप, जैसे एनजीओ वगैरह जो है ना, एक एनजीओ है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, दो ग्रुप, दो जो सेगमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 में, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे। एनजीओ वगैरह को लेकर यूपीएससी हमेशा पूछता रहता है, इनका रोल क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से हेल्पफुल कर रही हैं, या कृषि के क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से योगदान दे रहे हैं। अच्छा, एक यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हमेशा से लगातार रहा है, वो ये है कि सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं वो महिला सशक्तिकरण में किस तरह से योगदान देते हैं। अब आपको पता है ना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली बनाए ही महिलाओं के लिए गए हैं, कि वो आपस में एकत्रित हों, थोड़ी थोड़ी राशि जमा करें, और अगर किसी महिला को, उनमें से किसी महिला को जरूरत पड़ती है तो उसको लोन के रूप में वो राशि दें, है ना। अगर इस तरह से एक कहीं ना कहीं पर एक कम्युनिटी बिल्ड करने का प्रयास होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत, तो एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके बारे में थोड़ा सा, एक प्रेशर ग्रुप जो होते हैं ये इन्हीं को बोला जाता है, इनसे जो है थोड़ा सा आपको ध्यान दे लेना है इस टॉपिक पर भी, है ना। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक न्याय को लेकर, ध्यान से देखिए इसको। देखिए, यूपीएससी का पेपर 1 जो है ना, उसके अंदर भारतीय समाज पूछा गया है, और पेपर सेकंड में सामाजिक न्याय। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए ना, तभी तो इसको सॉल्व करोगे, इसको पढ़ने की अप्रोच सेम नहीं रहेगी ना, समाज भी पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखते हैं भारतीय समाज पढ़ लिया तो बोलते हैं सामाजिक न्याय प्रिपेयर हो गया, ऐसा बिल्कुल ये गलती मत करिएगा, क्योंकि शाब्दिक अर्थ ही अलग अलग है। अगर देखेंगे भारतीय समाज का मतलब भारतीय समाज की आधारभूत विशेषताएं, है ना, समाज की, भारत किसी भी देश का कोई समाज होगा, एक सोसाइटी होगी, कुछ विशेषताएं होंगी ना उसकी। जैसे भारत में हम लोग क्वेश्चन आते हैं ना यूपीएससी के भारतीय समाज को लेकर, कौन कौन से सवाल बनते हैं, जैसे मान लीजिए धर्मनिरपेक्षता को लेकर। अब भारतीय समाज धर्मनिरपेक्ष है, ये एक विशेषता है ना इसकी, है ना, तो इसको लेकर सवाल बनता है। या फिर क्षेत्रवाद भारतीय समाज में कई बार प्रज्वलित होता दिखता है, इस पर सवाल बनता है। शहरीकरण को लेकर समाज बनता है, महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें भी मैंने पेपर 1 में बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिया था, तो वो आप लोग वो वीडियो भी अच्छे से देख लें। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर यह है, देखिए सबसे पहली चीज बताया, सामाजिक न्याय मतलब समाज के कुछ तबकों को दिया जाने वाला न्याय। अब तबके कौन कौन से हैं और न्याय किनको देना जरूरी है, आप बताएं। एक सशक्त व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है, या फिर जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल पिछड़े लोग हैं, उनको न्याय। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको जो मजबूत लोग हैं उनको न्याय नहीं मिले, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को, गलत मत लीजिएगा चीजों को। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अपर पोर्शन है या जो मजबूत व्यक्ति है वो तो न्याय किसी तरह से ले लेगा, इसको तो मान लिया जाता है कि उसके पास संसाधन है, उसके पास वो कहीं ना कहीं पर कहीं क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे संसाधन उसके पास अवेलेबल है, जिसका सहारा लेकर वो, वित्तीय संसाधनों का सहारा लेकर वो न्याय तक पहुंच बना सकता है अपनी। बट ये जो लोग हैं, ये जो कम्युनिटीज हैं, इनको लेकर शायद इनके पास वो संसाधन उपलब्ध ना हो, इनके पास वो जरिए उपलब्ध ना हो जिनसे ये न्याय तक पहुंच पाए, है ना। इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट डाला गया ना, वरना जरूरत क्या है इसकी। तो सामाजिक न्याय किसके लिए, मतलब समाज का जो पिछड़ा तबका है ना, उसके लिए न्याय, है ना। अब इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे अगर आप देखेंगे, तो एसटी समुदाय जो है, एसटी समुदाय जो है, अल्पसंख्यक जो है, पिछड़ा वर्ग जो है,
ठीक है, इनके साथ न्याय कैसे कर पाओगे आप? कैसे न्याय कर पाओगे? इनके साथ न्याय का मतलब ये है कि आप इनके लिए क्या करो? कल्याणकारी योजनाएं बनाओ। यही यूपीएससी पूछता है सवाल बार बार। पेपर 2 में लगातार इन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सवाल बना है ना, तो इसलिए इन तबकों को लेकर सोशल जो जस्टिस है, इसके तहत ये जो वर्ग है, इन वर्गों को पहले तो इनको क्या पावर्स दी जा रही हैं, इनके पास क्या इन लोगों को के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं, कौन कौन से कानून लाए गए हैं जिससे इनको सुरक्षित महसूस करवाया जा रहा है। इस देश में कई बार क्या होता है ना, देखिए जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था जब हम लोग आरक्षण को लेकर डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि देखिए 3 से 4 हजार सालों से इन लोगों ने जो है क्या बोलते हैं उसको, कि कहीं ना कहीं पर इन्होंने एक भेदभाव का सामना किया है इतने सालों से, है ना। तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे चीज करनी जरूरी है ताकि वो भी थोड़ा सा अपना कहीं ना कहीं पर उभार कर पाए, अपना विकास कर पाए और इस मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कर पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसलिए ही उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए गए संविधान में, जैसे आरक्षण दिया गया, है ना। कई बार शैक्षणिक संस्थाओं में भी और नियुक्तियों में भी कई बार बहुत बड़े स्तर पर उनको कोशिश की गई है कि वो लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस ना कर पाए या समाज में विकास की जो धारा है उसमें पीछे ना छूट जाए, इसलिए उनका कई कई प्रावधान उनके लिए किए गए। तो सामाजिक न्याय में अगर आप देखेंगे ना, तो इन वर्गों के लिए प्रॉपर आपको योजनाएं देखनी है। ठीक है, क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं इनके लिए लाई जा रही हैं, कौन कौन सी ऐसी योजना है जिनसे इनका उद्भव जो है, इनका विकास जो है वो तेजी से हो सकता है, उसको लेकर क्रिटिकल एनालिसिस यूपीएससी आपसे पूछता है ना। तो ये तीसरा सेगमेंट इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है यूपीएससी के पेपर 2 में। अब अगर इसी के साथ मैं अगर आपको बता दूं, एक मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो आईआर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो ये तो हम लोग पढ़ते भी रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं पर बहुत सारी वीडियोज आ चुकी हैं, अगर नहीं देखी हैं आप लोग देख लो, क्योंकि उन वीडियोज में से बहुत सारे इक्वेशन जो हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बन रहे हैं वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। आने वाले मेंस में आप हर जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लीजिए वो 30 से 35 वीडियोज और भी आती रहेंगी उसमें। अब देखिए आईआर का जो टॉपिक है ना, इसमें अगर आप देखिए सबसे पहले पहले क्या लिखा गया पता है? पहला इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। ठीक है, पड़ोसी देशों, सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत के आसपास के देश कौन से हैं। जैसे चीन है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारी सीमा लगती है ना, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नीचे से अगर आप देखेंगे श्रीलंका है, मालदीव है। तो इन देशों के साथ भारत के किस तरह से संबंध है, इस पर यूपीएससी का सबसे ज्यादा फोकस रहता है। मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जब क्लास शुरू होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि हम फोकस्ड एरिया पे ज्यादा ध्यान देंगे, कौन से एरिया पर सवाल बनता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा यूपीएससी की सारी तैयारी में, कि यूपीएससी अगर आप देखेंगे तो पड़ोसी देशों पर सबसे ज्यादा आईआर में क्वेश्चन पूछता है। चीन पर आपको हर बार क्वेश्चन दिखता है, क्यों? पड़ोसी है ना, पड़ोसी, उसे इक्वेशंस भी बदल रही हैं, कहीं ना कहीं पर वो विश्व पावर में भी आना चाहता है, तो उन पर ज्यादा फोकस है। पाकिस्तान को लेकर सवाल आता है, नेपाल को कई बार सेंटर पर रखे, इस बार श्रीलंका को लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछा। तो ये सब क्या है, ये सब आप ये दिखाने की कोशिश है कि पड़ोसी जो सिलेबस में पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसको यूपीएससी के ध्यान में भी है, वो यूपीएससी के एग्जामिनर भी उस चीज को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो पड़ोसी देश जो है यूपीएससी की पहली प्रायोरिटी है, उसको लेकर आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए इसमें एक तो होते हैं आपके द्विपक्षीय संबंध, ठीक है, एक है आपका बहुपक्षीय, मल्टीलेटरल। ठीक है, द्विपक्षीय संबंध मैंने बताया ना कि भारत पाकिस्तान, भारत चीन संबंधों को लेकर देखें, भारत नेपाल संबंधों को लेकर बारे में बात हो, भारत श्रीलंका के बारे में, दो देशों के बीच में आपस में द्विपक्षीय स्तर पर क्या बातें होती हैं, क्या संबंध विकसित होते हैं, उसको बोला जाता है द्विपक्षीय संबंध, है ना। बहुपक्षीय मतलब ये है कि कई ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको ये बोलूं कि अगर दो से ज्यादा किसी ग्रुप में देश शामिल है, जैसे RIC है ना, एक ग्रुप है, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना, जैसे G4 एक ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप्स हैं, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बहुपक्षीय ग्रुप जो संस्थान है ना, उसके तहत कई और ग्रुप भी आ जाते हैं, जैसे ब्रिक्स का ग्रुप है, जैसे SCO है, शंघाई सहयोग जो संस्था है। तो आपको कहीं ना कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन वो दिखेगी, है ना। तो ये इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, जैसे G20 का ग्रुप है ना, G4 की हम लोगों ने बात की, जैसे सार्क एक समुदाय, जैसे बीम्स्टेक एक समुदाय है ना। तो ये जो ग्रुप्स हैं बहुपक्षीय स्तर पर, इनके साथ किस तरह से भारत के संबंध विकसित हो रहे हैं,
ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहले पड़ोसी देखे हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि द्विपक्षीय संबंध पर और कौन से देश हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ भी द्विपक्षीय संबंध है ना। जैसे अब पड़ोसियों के बाद अगला सेगमेंट हमारा क्या होना चाहिए, अगला सेगमेंट हमारा द्विपक्षीय स्तर पर होना चाहिए। जो बड़ी पावर्स है जैसे अमेरिका है ना, पड़ोसियों में तो चीन ऑलरेडी आ चुका है, जैसे रूस है, रशिया है ना। इस तरह से देशों के साथ हमें संबंध देखने, जैसे आपको आप देखेंगे इंग्लैंड है, ब्रिटेन जिसको बोल दिया जाता है, ठीक है। ऐसे बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े देश है ना, उसको लेकर ध्यान से समझना है कि क्या है। कॉन्टिनेंट के तौर पर अगर बहुपक्षीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ यूपीएससी सीधा सवाल पूछ चुका है कई बार। अफ्रीका को लेकर होलिस्टिक, किसी एक देश को सेंटर में रख के नहीं, पूरा अफ्रीकी महाद्वीप को लेकर यूपीएससी ने भारत और अफ्रीकी महाद्वीप को लेकर सवाल पूछा है। तो अगर आप देखेंगे पड़ोसी पहले हैं, फिर द्विपक्षीय हैं, फिर बहुपक्षीय हैं, और इसी के अंदर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, ठीक है, इनको लेकर सवाल बनता ही है। कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, शुरुआत अगर करना चाहेंगे किससे करेंगे, संयुक्त राष्ट्र, यूएन, क्योंकि यूएनएससी को लेकर आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इस बार यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछ सकता है उसको लेकर, है ना। रिफॉर्म्स को लेकर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री जो हैं बहुत व्यापक पैमाने पर और बहुत कहीं ना कहीं पर बहुत जोशीला भाषण उन्होंने यूनाइटेड नेशन में दिया कि अब बहुत समय हो चुका है, अब आपको सुधार करने की जरूरत है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और भारत को एक कहीं ना कहीं पर स्थायी सदस्यता अब आपको देनी चाहिए। तो ऐसे स्तर में ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में पहले सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र से जुड़े चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर इसके अलावा और कौन से हैं, जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक, हर बार सवाल, है ना। उससे जुड़ी उसमें क्या कमियां हैं, भारत कौन से केसेस लड़ रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, भारत का प्रदर्शन क्या है, उसकी नियुक्तियों को लेकर क्या सिचुएशन है, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह से कार्य करती है। तो ये WTO हो गया, है ना, यूनाइटेड नेशन हमने देख लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। फिर उसके अलावा आप देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और भी है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कोविड काल में ये संस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसको लेकर सवाल भी बना था। तो आप अंतरराष्ट्रीय, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी देखेंगे, एक क्षेत्रीय संस्थाएं भी, जैसे मैंने आपको बोला ना, क्षेत्रीय संस्थान कौन से हैं, अगर मैं आपको बोलूं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मैंने बोला सार्क। अब सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंतरराष्ट्रीय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण एशिया समूह के जो देश है ना उसको शामिल करता है, साउथ एशिया पर केंद्रित है। और अगर आप आसियान की बात करेंगे तो आपको साउथ ईस्ट एशिया पे दिखेगा वो, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया पर ज्यादा फोकस दिखेगा वो आसियान का जो ग्रुप है। इसके अलावा कौन से और क्षेत्रीय ग्रुप हो सकते हैं, जैसे आपको, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा कि आसियान का ही ये लोग कहीं ना कहीं पर एक ट्रेड जो है व्यापारिक समझौता करने जा रहे हैं, RCEP, है ना। तो वो भी एक क्षेत्रीय संस्था ही है, कहीं ना कहीं पर एक क्षेत्र विशेष पर फोकस करती है। बहुत सारे ऐसे संस्थान आपको दिख जाएंगे। उसके अलावा अगर आप अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पे हम लोग बात कर ही रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जैसे G20 है ना। तो ये जो ग्रुप है, इवन ब्रिक्स को आप जो है क्षेत्रीय संस्था नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उस पर 5 देश हैं और व्यापक पैमाने पर अलग अलग कॉन्टिनेंट से भी है। तो आपको, अगर आपने ध्यान दिया तो 4 से 5 सेगमेंट जो हैं वो इसमें बनते हैं। और अगर आप देखें जल्दी से, आप पे थोड़ा सा और देखेंगे हम पेपर सेकंड में, और क्या है, जैसे शासन वाला जो पोर्शन है ना, गवर्नेंस वाला, अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें वही एक सेक्शन बचा है, उसको लेकर हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए, अब हम लोगों ने राजनीति देख लिया, संविधान देख लिया, उसके बाद सामाजिक न्याय देख लिया, IR का सेगमेंट हम लोग ने देख लिया। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और आ जाता है, शासन, गवर्नेंस, है ना। अब एक चीज मुझे बताइए, शासन है क्या? जनरली अगर आप देखेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो, अगर जो नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए, सरकार की जो नीतियां हैं उसको क्रियान्वयन करने के लिए कुछ डिसीजन, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है ना, उसी को शासन, गवर्नेंस बोल सकते हैं। एक होता है शासन, एक होता है सुशासन, गुड गवर्नेंस, है ना। सबसे फेवरेट अभी यूपीएससी का है ना, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है, पिछले जब 2014 में सरकार सत्ता में आई, तब से इन लोगों का फोकस किस चीज पर ज्यादा है, गुड गवर्नेंस पे। तो इसलिए यूपीएससी पर इस पर सवाल पूछना बनता है। अब देखिए, शासन को सुशासन के रूप में कैसे तब्दील कर सकते हैं, वही सिलेबस का पॉइंट है। शासन जहां लिखा है ना, गवर्नेंस उसके आसपास देखेंगे, वही पॉइंट जो अभी मैं बताने जा रहा हूं वो वहां पर लिखे हैं, बट आप इसको लिंक करके देखें कैसे। देखिए, शासन को सुशासन के रूप में तब्दील करने के लिए क्या चाहिए,
पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए शासन में? चाहिए ना, कि खुले कहीं ना कहीं पर अगर कोई सरकारी न्यूज इंफॉर्मेशन सूचना चाहिए, जैसे इसके लिए इसी पारदर्शिता के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? आरटी अधिनियम, आरटीआई, आरटीआई लाया गया था ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्यों लाया गया था? ताकि पारदर्शिता है, ज्यादा से ज्यादा शासन में पारदर्शिता है, पता चले कि क्या हो रहा है। अगर नागरिक कुछ जानना चाहते हैं तो उनको इंफॉर्मेशन देना जिम्मेदारी है सरकार और सरकार के निकायों की। तो इसलिए पारदर्शिता के लिए आरटीआई एक्ट लाया गया, यही पारदर्शिता उसमें लिखी हुई है सिलेबस में। ये किसके लिए जरूरी है? शासन को सुशासन में तब्दील करने के लिए। उसके अलावा क्या जरूरी है? जैसे जवाबदेहिता है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जो है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेहिता मतलब आपकी जवाबदेही है, आपके जो अधिकारी हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं पर लोक सेवा जो अधिकारी हैं, उनकी एक जवाबदेहिता है इसको लेकर, अपने 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 कर्तव्यों को लेकर, अपने कार्य को लेकर। तो ये जवाबदेहिता, क्या शासन में जवाबदेहिता ऐड करेंगे तो क्या वो गुड गवर्नेंस नहीं बन जाएगा? इस स्ट्रक्चर को दिखाइए ना एग्जामिनेशन में। यूपीएससी का एग्जामिनर खुश हो जाएगा इन चीजों को देखकर कि अच्छा इस तरह से, क्योंकि उन्होंने डिजाइन ही ऐसे किया है सिलेबस को कि आपके अंदर ये चीज है, वो उन्होंने अलग से लिख दिया है, लेकिन आपको इसको लिंक करना है कि किस तरह से शासन में अगर पारदर्शिता जुड़ेगी सुशासन हो जाएगा, अगर शासन में जवाबदेहिता जुड़ेगी तो सुशासन हो जाएगा। ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी? यही सिलेबस का हिस्सा है ना? तो आपको ये देखना। अब इसी को शासन के अंदर ही अगर आप एक चीज और देखेंगे तो ई गवर्नेंस जो है, ई शासन जो है, वर्तमान सरकार बहुत फोकस कर रही है ना इस पे। एक समय था जब एलपीजी की जो सब्सिडी थी वो नकदी फॉर्म में दी जाती थी। एक समय था जब मनरेगा का जो पेमेंट है, जो भुगतान है, वो नकदी में दिया जाता था। बट क्या आज ऐसा हो रहा है क्या? आज क्या किया जा रहा है? सीधा खाते में स्थानांतरण, किसान सम्मान निधि की अकाउंट सीधे खाते में स्थानांतरित होती है, ताकि क्या कम हो? यही पारदर्शिता, यही जवाबदेहिता, और साथ में करप्शन की कमी, लीकेज कम, है ना? लीकेज को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार की कमी के लिए क्या जरूरी है? ई शासन जरूरी है ना, ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस भी यूपीएससी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब आपको कुछ कुछ चीजें निकाल के रखनी है, अगर इन पे फोकस कर लेंगे सीधे सवाल इन्हीं पे आएंगे, और आए भी हैं पहले, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर में, है ना? तो शासन में सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ई शासन, ठीक है ना? ई गवर्नेंस का सेक्शन, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ना? मैंने आपको बताया ना कि एलपीजी की सब्सिडी को किस तरह से सरकार ने राशनलाइज कर दिया, जिस तरह से सरकार ने उसको इस तरह से पेमेंट उसकी सिस्टम सेट कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा उसका जो है आधार केंद्रित कर दी है चीजें, आपने देखा होगा अगर। तो डीबीटी का सिस्टम कर दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है। तो ये सब चीजें क्या है? यही शासन का ही तो प्रयास है। सरकार यही तो चाहना चाह रही है कि सीधा यहाँ से पैसा जाए, क्योंकि एक समय में आपको एक चीज बताता हूं मैं, राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि केंद्र से जब 1 रुपए का ट्रांसफर होता है ना, तो नीचे पहुंचते पहुंचते 84 जो पैसा है वो खत्म हो जाता है, और 16 पैसे ही पहुंचता है। मतलब वो 84 क्या था? लीकेज थी, ठीक है? वो 84 लीकेज गायब हो गया, गया तो 100 पैसे था, बट पहुंचा नीचे 16 पैसे ही। मतलब 84% का भ्रष्टाचार था। उसी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो शासन है वो ई गवर्नेंस के माध्यम से हो, है ना? इलेक्ट्रॉनिक चीजों के माध्यम से हो, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों को लेकर बहुत अच्छे तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम शासन को बहुत बेहतरीन तरीके से सुशासन के रूप में तब्दील कर सकते हैं। ये सब चीजें शासन के तहत है। एक और सेगमेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोकतंत्र में सिविल सर्विसेज की भूमिका, सिविल सेवकों की भूमिका, सिविल सर्वेंट की भूमिका, है ना? सिविल सर्विसेज मान लीजिए या सिविल सर्वेंट मान लीजिए, जो भी आपको लगता है वो देखिए, ये सिलेबस का हिस्सा है। किसी भी एक लोकतंत्र में सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, पता है क्यों? आपको पता होगा, सरदार पटेल ने बोला था ना इनको लोक स्तंभ भारत का। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे कि ये स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है। अस्थायी कार्यपालिका जो है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोग चुनकर आते हैं, 5-6 साल बाद इनका चेंज हो जाता है, बट ये लगातार बने रहते हैं सत्ता में। और इनके इनके ऊपर सबसे प्रभावी जिम्मेदारी होती है किस चीज की? सरकारों ने योजनाएं बनाई, क्रियान्वयन ये करेंगे धरातलीय स्तर पर। धरातलीय स्तर पर चीजों का क्रियान्वयन करना, उसकी उसका बेहतरीन परफॉर्मेंस करना किसकी जिम्मेदारी है? सिविल सेवकों की। तो लोकतंत्र में सिविल सेवकों की या सिविल सर्वेंट की क्या भूमिका है, इस पर भी यूपीएससी ने सवाल डाला है, और ये पूछ मतलब सिलेबस का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर मोटा मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 6 टॉपिक्स बने हैं, ठीक है? इसको लेकर इससे बाहर आपको नहीं जाना है,
ठीक है, ये पूरा डिस्कशन पेपर 2 का हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है, पूरा गहराई में जाके मैंने आप लोगों को चीजें बता दी हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका कितना सदुपयोग कर पाते हैं, कितना इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, है ना? अपने आप को थोड़ा-सा स्पेसिफिक कर लीजिए, अपने आप को यूपीएससी के केंद्रित रखिए बस, ज्ञान के केंद्रित नहीं। ज्ञान लेने के लिए मैंने बताया अभी बहुत समय है, एक बार सिलेक्शन ले लीजिए जल्दी से और इस सिलेक्शन के लिए प्रयास करिए, एग्जामिनेशन को सेंटर में रख के फिर तैयारी करते हुए आगे बढ़ें। आपको कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती, ना मीडियम बीच में आएगा, ना रिसोर्सेज की कमी बीच में आएगी, बट स्पेसिफिक होना जरूरी है ना? एक प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है इस चीज की तैयारी के लिए, तो आप लोग उस चीज को लेकर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है पेपर 2 जो है बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और बहुत जल्द फाउंडेशन कोर्स भी आने वाला है, लेकिन एप्लीकेशन का जो वर्क है थोड़ा सा वो डिले हो रहा है, उसकी वजह से चीजें जो है अगले स्तर पर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत जल्द चीजें आप लोगों को अनाउंस कर दी जाएंगी, तो अगर आप लोग पूरी तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन कोर्स में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से पेपर 1 और पेपर 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, हम बाकी के पेपर भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। सिलेबस डिस्कशन का जो है बहुत ज्यादा जरूरी वीडियोस ये होते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग सुन लें, इसके नोट्स बना लें और इसको बार बार, अब देखिए ना आपके सामने पूरा सिलेबस मैंने कहीं से देखा थोड़ी है, आपके सामने बता दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको उस तरीके से पढ़ा है, तो आपको वो तरीका कैप्चर कर लेना है, किस तरह से चीजें पढ़नी है और किस तरह से उसको फोकस रखना है। अगर इस तरह से देखेंगे ना तो बड़े नहीं लगेंगे पेपर, वरना आपको लगता है इतना बड़ा सिलेबस, कुछ ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक करेंगे तो चीजें बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में आपको दिखेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।